मेरा नाम देवेंद्र है और आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या बयां करने जा रहा हूँ। ये वाक़या मेरे साथ ही गुज़रा था। बात सन 1960 के दशक की है। उन दिनों मैं दिल्ली में एक कपड़े की मिल में काम करता था। काम बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे मालिक और मेरे सभी दोस्त मुझसे बहुत खुश थे। हम लोग मिल कर रहते और काम करते। मैं यूं तो काकोरी का रहने वाला था, मगर काम के सिलसिले में मैं दिल्ली में ही रहा करता था। सारा दिन मेरा काम करते ही गुजरता था और शाम को मैं अपनी आदत के अनुसार दूर दूर घूमने जाया करता था। मैं कपड़े की मिल में काम करते हुए बहुत ज़्यादा घूमता था। दरअसल मुझे कभी कभी अपने कपड़े की काम की वजह से बाहर भी जाना पड़ता था। इस वजह से मेरा घूमना भी हो जाया करता था। मेरी आदत में भी था कि मैं खाली समय पे पुराने खंडहरात और इमारतों में घूमा करता था। मैं उन खंडहर और इमारतों को छूकर वहाँ खड़े होकर उस पुराने समय को महसूस करने की कोशिश करता था, जिस समय में वो खंडहर और वो इमारतें तामीर किए गए थे। मैं सोचता था कि एक समय इन सब जगहों पर लोग आया करते थे, लोग रहते थे, मगर आज ये इमारतें खंडहर में बदल चुकी हैं। ये सब मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं उन जगहों पर घूमकर अपने आप में एक अजीब सा सुकून महसूस करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अपनी आदत के अनुसार एक दिन मैं एक ऐसे ही खंडहर में घूमने गया जो बहुत ही ज़्यादा पुराना था। मैं उनकी दीवारों को छू रहा था, उस खंडहर में घूम रहा था। वहाँ घूमते हुए मुझे न जाने कितनी देर बीत गई। जब मैंने देखा कि मुझे बहुत देर हो गई है तो मैं वहाँ से वापस अपने घर आने लगा। वापस आते वक्त उसी खंडहर के एक कोने में मैंने एक शीशा पड़ा पाया। वो शीशा काफ़ी बड़ा था। मैं रुक गया और फिर उस शीशे के करीब गया। मैंने देखा उस पर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी। मैंने उस शीशे को उठा लिया और उस पे जमी धूल को साफ़ किया। उस पे मेरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। शीशे की बनावट देखकर मुझे यूं लग रहा था जैसे कि वो बहुत पुराना हो। एक पल मेरे दिमाग में आया कि शायद ये शीशा इसी इमारत में लगा होगा जो समय के साथ पुराना हो गया होगा। मगर कुछ भी हो, ये शीशा मुझे बहुत पसंद आया था। ये अभी भी बहुत सलामत था। इस पर कहीं भी खरोंच तक नहीं आई थी। बस इसको देखकर यूं लग रहा था कि इसे अपने घर ले चलूं, इसे यहाँ यूं ना छोड़ूं। ये मेरी किस्मत में ही था शायद जो मेरी नज़र में आया, वरना यहाँ पर तो कई लोग घूमने आते हैं, उनमें से कभी किसी ने इसे नहीं देखा। मैं ये सब बातें सोचता हुआ उस शीशे को हाथ में उठा लिया और अपने घर आ गया। अपने घर आकर मैंने शीशा अपने कमरे में रख दिया जहाँ मैं रहता था। दूसरे दिन मुझे ड्यूटी करके अपने गांव की ओर निकलना था, इसलिए मैंने ड्यूटी की और कुछ दिन की छुट्टी लेकर सामान पैक किया और अपने गांव काकोरी निकल पड़ा। मैं काकोरी आया तो मेरे माँ बाप मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैं उस दिन अपना गांव घूमा और फिर मैं लौटकर अपने घर आया। गांव के अपने पुराने कमरे को मैंने साफ़ किया और उसे अपने तरीके से सजाया और फिर मैंने सूटकेस से वही आईना निकाला और उसे अपने कमरे की एक दीवार पर रख दिया और मैं अपने पलंग पर आकर लेट गया। मैं ना चाहते हुए भी उस आईने को निहार रहा था। वो आईना मेरे ज़हन में बस गया था। उसे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं जाकर उस आईने के पास खड़ा हो गया। मैं खुद को बड़ी देर तक निहारता रहा। उसके बाद वापस पलंग पर लेट गया। मुझे गांव में आए हुए 2 दिन हो गए थे। 2 दिन में मैंने पूरा गांव घूम लिया था। एक रात की बात है, मुझे तेज सिर दर्द हो गया और रात के वक्त वहाँ कोई डॉक्टर मिलना मुश्किल था। मैं अपने घर में किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, सो मैं
जैसे तैसे रात गुजार रहा था, मगर मेरे सिर का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, और उसी परेशानी में मैंने ये महसूस किया कि मेरे कमरे में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। वो मौजूदगी मुझे साफ जाहिर हो रही थी, मगर उस वक्त मैं अपने सिर के दर्द से परेशान था। मैं सीधा पलंग पर लेटकर आंख बंद करके अपने दर्द को ख़त्म करने की ऊपर वाले से दुआ कर रहा था। सोच रहा था कि जल्दी से सुबह हो तो जा कर के मैं दवाई ले लूं। मगर रात थी कि कट ही नहीं रही थी। मैं आंख बंद किए मन ही मन दर्द के कम होने की दुआ कर रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई दबे पांव मेरे पलंग के पास आकर के खड़ा हुआ है। मैं अपनी आंखों को खोलना चाहता था, मगर चाहकर भी ऐसा कर ना पाया। अगले ही पल मैंने ये महसूस किया कि मेरे माथे पर किसी ने अपना हाथ फेरना शुरू किया है। मुझे लगा कि शायद ये मेरी माँ है। उसके हाथ फेरते ही मेरे सिर का दर्द मानो धीरे धीरे कम होने लगा। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। जिस दर्द की वजह से मैं तड़प रहा था, अब वो दर्द कम होने लगा था, और फिर न जाने मुझे कब नींद आ गई। मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो खुद को तरोताज़ा महसूस किया, मगर मुझे बुखार चढ़ाया था। शायद ये सिर दर्द की वजह से ही होगा। मैंने सुबह डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ ली और वापस आकर अपने पलंग पर लेट गया। मुझे नींद ऐसी सवार हुई कि मैं झट से सो गया। मैं सारा दिन सोता ही रहा। शाम को माँ के जगाने पर मैं जगा। शाम को थोड़ा चहलकदमी करके खाना खाया और फिर वापस आकर अपने पलंग पर लेट गया। मेरे बदन में तेज दर्द उमड़ रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और मेरे साथ फिर वही हुआ। रात के वक्त मैंने महसूस किया कि मुझे तेज बुखार है। बदन दर्द और सिर दर्द मुझे दोबारा शुरू हो गया था। फिर मैंने उसी तरह से किसी के कदमों की आवाज़ सुनी जो मेरे पलंग के करीब ही आ रही थी। यूँ महसूस हो रहा था कि कोई चलते हुए मेरे पलंग के पास आ रहा है और उसी तरह मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है। इस बार मैंने अपनी आंखें खोल ली। मैंने देखा कि कोई वजूद मेरे सिर के पास खड़ा है। ये कोई महिला ही थी, मगर ये मेरी माँ नहीं थी। मैं चाहते हुए भी उठ ना पा रहा था, मगर मुझे उसका हाथ फेरना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके हाथ फेरते ही मेरे सिर का दर्द झट से गायब हो गया और बदन दर्द भी ठीक हो गया। मैं उठना चाहता था, मगर उसने मुझे लेटे रहने को ही कहा। मैं चुपचाप लेटा रहा। मैंने देखा कि वो औरत मेरे पाँव के करीब चली गई और फिर उसने मेरे पैरों को मलना शुरू कर दिया। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर मेरे पैर दबाने के बाद वो उठ कर के उस ओर चली गई जिस ओर मैंने आईना लगाया था। मैं जब तक उठा तब तक वो गायब हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ ना आया कि ये कौन था। मैंने सोचा कि इस बारे में मैं माँ से बात करूँगा। दूसरे दिन मैंने माँ से इस बारे में बात करना चाहा, मगर ना जाने क्यों मैं कुछ भी कह ना सका। ऐसा लगा कि अंदर से मुझे कोई ये सब कहने से रोक रहा है। मैंने माँ को कुछ नहीं बताया और चुपचाप खाना खाकर अपने गांव में टहलता रहा। गांव में थोड़ी देर टहलने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मैं अपने आप को आईने में देखने लगा। घंटों देखने के बाद मैं फिर अपने पलंग पर लेट गया। मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। न जाने क्यों मुझे क्या हो गया था। मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। उस रात मुझे याद है, मैं अपने पलंग पर लेटा हुआ था। तभी मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा
एक खूबसूरत और नौजवान लड़की मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं उठकर पलंग पर बैठ गया। मैं उससे कुछ कहना ही चाहता था कि उसने अपनी उंगली मेरे मुंह पर रख दी और मुझे चुप रहने का इशारा किया। वो चुपचाप आकर मेरे पास बैठ गई और मेरे पैर दबाने लगी। मैं चाहता था कि उससे बात करूं, मगर मैं कुछ बोल ना सका। मेरे मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। मैं उससे पूछना चाहता था कि वो कौन है और कहाँ से आई है, मगर मैं बोल नहीं पा रहा था। वो जब तक वहाँ बैठी रही, मैं उसे निहारता रहा। वो मुझे बड़े प्यार से देख रही थी, मेरे हाथ पांव दबा रही थी। हाथ पांव दबाने के बाद फिर उसने मेरे सिर की मालिश की और फिर उठ करके उसी आईने की तरफ चली गई। मैंने देखा वो औरत उस आईने के अंदर चली गई। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं चाहता था कि अपने कमरे से उठकर भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा कर न सका। मेरे अंदर डर भी था और मैं ये राज किसी को बताना भी नहीं चाहता था। न जाने मुझे क्या हो गया है था। मैं चुपचाप अपने पलंग पर बैठा उस आईने को निहारता रहा। मैं चाहता था कि वो लड़की दोबारा मेरे पास आए, मैं उससे पूछूं कि वो है कौन, मगर वो दोबारा नहीं आई। दूसरे दिन भी मैंने कोशिश की कि मैं अपने माँ बाप को सब कुछ बताऊं, मगर चाहते हुए भी मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मेरा दिमाग मेरे काबू से बाहर हो। मैं उस लड़की को रोज़ उस आईने से निकलते हुए देखता और वो आकर मेरे पास बैठती। जब मैं कुछ कहना चाहता तो वो मुझे चुप रहने का इशारा करती और मैं चाहते हुए भी कुछ बोल ना पाता। मैं उसे देखा करता था। वो मेरे पाँव दबाती, मेरे सिर की मालिश करती और चली जाती थी। और फिर अचानक एक दिन वो अपने साथ ढेर सारे फल लाई और मुझे खाने को कहा। मैंने उन फलों को खाया। अब ये रोज़ का मामूल बन चुका था। वो रोज़ मेरे लिए ढेर सारे फल लाती थी। मैं जब तक फल खाता था, वो मेरे पैरों को दबाती थी, मेरे सिर की मालिश करती थी। दिन ब दिन मैं सेहतमंद होता चला जा रहा था और साथ ही मैं चुप सा रहने लगा था। अब मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। मैं ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजारता था। मैं घंटों उस आईने को निहारा करता था। मेरी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थीं और मैं कारखाने भी नहीं जा रहा था। मेरी माँ ने इस बारे में मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि कुछ दिन रुककर चला जाऊंगा। न जाने क्या हुआ था कि मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। मैं अब रात होने का इंतज़ार करता था। एक दिन की बात है, रोज़ की तरह वो लड़की उस आईने से निकलकर मेरे करीब आई। उसने मुझे फल दिए और फिर मेरे सिर की मालिश करने लगी। उसके बाद उसने मेरे पैरों को दबाना शुरू किया। इस बार पैरों को दबाते दबाते वो मेरे पैरों के पास बैठ गई और फिर अपने दोनों हाथों से मेरे एक पैर को उठा करके अपनी गोद में रख लिया और झुक करके उसने अपने दांत मेरे पैर के अंगूठे पर गड़ाए और मुझे तेज चुभन महसूस हुई। मैं चीखना चाहता था, मगर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। वो बड़ी देर तक मेरे पैर के अंगूठे में अपने दांत को चुभोए रही और फिर काफ़ी देर के बाद उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके होठों पर मेरे अंगूठे का खून लगा हुआ था। मैं समझ गया कि इसने मेरा खून पिया है। खून पीकर वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराई और फिर उठकर उसी आईने में चली गई। उस लड़की का ये अजीब सा रूप देखकर मैं खौफज़दा हो गया। मैंने सोचा हो ना हो ये कोई जिन भूत या चुड़ैल है। मैंने सोचा कि इस बारे में मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगा, मगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो मुझसे हो ना सका। मेरा मुंह जैसे किसी ने सील दिया हो। मैं उनसे कुछ नहीं बता पाता था।
अब वो रोज की तरह मेरे पास आती, मुझे फल देती, मेरे हाथ पांव दबाती और फिर मेरा खून चूसकर वापस आईने में चली जाती। अब ये सिलसिला रोज का होने लगा था और धीरे धीरे 1 महीने का वक्त बीत गया था। 1 महीने तक मैं वापस अपने काम पर नहीं गया था। मेरी माँ भी मेरे बदले हुए रवैये से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसने जब मुझसे इस बारे में बात की तो मैंने उससे कहा कि मुझे अब काम पर जाने का मन नहीं कर रहा और मैं थोड़ी दिन आराम करना चाहता हूँ। मेरी माँ को ये लगा कि शायद मुझे किसी की बुरी नज़र लग गई है। उसने मुझे गांव के एक मौलवी साहब के पास चलने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। मेरे इनकार करने पर माँ खुद मौलवी साहब के पास चली गई और उनको घर ले आई। घर पर आकर माँ ने मुझसे फिर कहा कि मैं कमरे में चलकर उनसे बात कर लूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। दरअसल जब भी माँ मुझसे मौलवी साहब के पास चलने को कहती तो वो लड़की मुझे आईने में दिखाई देती, जो सिर हिलाकर मुझे वहाँ जाने से रोका करती थी और मैं उसी तरह से माँ से इनकार कर दिया करता था। इस बार माँ मौलवी साहब को घर के अंदर ही ले आई थी। जब मैंने उनसे कमरे में जाकर मिलने से मना किया तो माँ ने मौलवी साहब को मेरे कमरे में ही बुला लिया। मौलवी साहब मेरे कमरे में आए। उन्होंने मेरा नाम पुकारा। मैंने उनको देखा मगर उनसे दुआ सलाम नहीं की। वो आकर मेरे करीब बैठ गए। उन्होंने मेरे मत्थे पर हाथ रखा तो मुझे यूँ लगा कि जैसे जलता हुआ अंगारा किसी ने मेरे माथे पर रख दिया हो। एक बिजली सा झटका महसूस हुआ और फिर न जाने मैं कब बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे चारों ओर मेरे परिवार के लोग खड़े थे। मौलवी साहब मेरे पास बैठे थे। उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहने लगे, घबराओ नहीं, बताओ क्या बात है। मैंने उस दिन अपने माँ बाप को सारा वाक़या बयां कर दिया। मौलवी साहब ने कहा, मुझे इस कमरे में दाखिल होते ही यूँ एहसास हुआ था जैसे कि कोई जिन्नाती वजूद यहाँ पर मौजूद हो। मेरी नज़र आईने पर भी गई थी और मैं समझ गया था कि हो ना हो ये आईना ही आसेबी है, और यही बात निकली। मौलवी साहब ने उस आईने पर कुछ आयतें फूंकी और उसे एक कपड़े में लपेट दिया और फिर उस आईने को अपने साथ ले गए। उस आईने का उन्होंने क्या किया मुझे नहीं मालूम, मगर मैं अब सुरक्षित हूँ।